गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज के क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। ठीक है, क्लास में ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट ऐसे होते हैं ना जो कि जनरली आपको कंजंक्शन से रिलेटेड आपको फंसेंगे एग्जाम में जो डाउट फंसते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको कंजंक्शन का काम क्या है ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए। ठीक है ना, आज हम लोग बेसिक में इस चीज को देखेंगे कि कंजंक्शन कैसे आपको डाउट दे सकता है या कैसे आपको डाउट बार बार फंसाता है। ठीक है ना, इस चीज को हम समझेंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहले तो समझिए कंजंक्शन है क्या और इसका यूज क्या है। कंजंक्शन जो है बेसिकली आप देखते हैं कंजंक्शन को ना ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं, कहीं कहीं इसको लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए हर एक ग्रामर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ कंजंक्शन को जनरली शॉर्ट में कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स इन द सेंस कि द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, phrases, clauses, और sentences together। वैसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को आपस में जोड़े उनको कंजंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको डाउट ये नहीं है कि वर्ड क्या है, ठीक है, आपको डाउट यहाँ आएगा फ्रेजेस क्या है, क्लॉजेज क्या है, हम पहचाने कैसे। वर्ड्स और सेंटेंसेस बेसिकली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग उसके बारे में तो जानते हैं, क्योंकि कोई भी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है तो उसको वर्ड कहा जाता है और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, डाउट आपको पड़ेगा कि हम फ्रेज कैसे पहचाने और क्लॉज कैसे पहचाने। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जानना है फ्रेज क्या है। फ्रेज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms the part of a sentence but doesn't give its complete meaning। देखिए अगर हिंदी में देखा जाए फ्रेज को, तो फ्रेज को ना वाक्य खंड कहते हैं। ठीक है, वाक्य खंड वैसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका कि मीनिंग एग्जैक्टली नहीं होता। जैसे अगर आप सेंटेंस में लिखते हैं राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है, हम क्या करते हैं, उठा लें ईट्स अ मैंगो, सिर्फ ईट्स अ मैंगो खा लें, तो ये क्या है बच्चा, हमारे लिए फ्रेज है। ये क्या है, फ्रेज। इसका ना मीनिंग पूरा नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। वैसे ही कंडीशंस को हम कहते हैं क्या, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म आपको यहाँ पे है एक क्लॉज का टर्म। एक कौन सा टर्म है, आपको क्लॉज का एक टर्म है। क्लॉज के टर्म में आप अगर देखें तो ध्यान से समझिए, क्लॉज का कंडीशन है सेंटेंसेस में जनरली दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज ही देखने को मिलेगा। क्लॉज क्या है, क्लॉज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a finite verb of its own। देखिए क्लॉज का क्या है, क्लॉज में ना एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है और उसका अपना एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब बोलते हैं वैसे वर्ब को जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जो कि सेंटेंस में ना इसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब का यूज करेंगे तो उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आप समझिए इस कंडीशन में एक और चीज समझिए इसके बारे में। क्लॉज जो है इट मे और मे नॉट give its complete meaning या सेंस। सेंटेंस में जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब दे सकता है या नहीं दे सकता है ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस है कैसा, वो क्लॉज कैसा है। ठीक है ना,
देखिए आपको बेसिकली याद कर लेना है कि कंजंक्शन तभी क्लॉज को जब जोड़ेगा ना तो कंडीशन ये बनेगा कि क्लॉज जो है वो अपना मीनिंग देता भी है नहीं भी देता है। तो जब देगा, जब क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग होगा तो उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज कहते हैं इसको? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का ही दूसरा नाम बच्चा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज। याद कर लीजिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र बोलते हैं वैसे चीजों को जो एकदम आजाद होते हैं, फ्री होते हैं, अपने मीनिंग के साथ फ्री रहते हैं, ठीक है, वो आते हैं मीनिंग के साथ। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा क्या होता है बच्चा? डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपको बेसिक है जो कि आपको याद रखना है। ये जो है ये गिव इट्स मीनिंग, ठीक है, doesn't convey its complete sense। देखिए मेन क्लॉज के बगल में लिखा गया है गिव इट्स मीनिंग। गिव इट्स मीनिंग का मतलब वो कंप्लीट सेंस देता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होता है कि वो मीनिंग देगा। कब देगा? जब मेन क्लॉज उसको आके पूरा करेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम सपोज कीजिए यहां पे सेंटेंस लिख रहे हैं ही सेड that the earth is round। राउंड। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए क्या है, ही सेड। ये एक पूरा क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर भी ना ही एक सब्जेक्ट है और सेड क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। हमको क्लॉज बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लॉज बनाने के लिए बस दो चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। हमको दो ही चीज चाहिए। सब्जेक्ट, जब भी हमको क्लॉज बनाना होता है ना बच्चा, हमको दो ही चीज चाहिए होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? वर्ब। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और सेड क्या है? वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे द अर्थ जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है कि नहीं? तो क्लॉज बनाने के लिए हमको जो चाहिए दोनों में कंप्लीट है। अब यहाँ पे दैट, क्योंकि दैट यहाँ पे दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो दैट क्या है? कंजंक्शन है। दैट क्या है? कंजंक्शन है। आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि कंजंक्शन क्या है, ठीक है। कंजंक्शन जनरली ज्वाइन करता है दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को, ठीक है ना। तो सेंटेंसेस को आप लोग जानते हैं बेसिकली क्या होता है, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कंप्लीट सेंस होता है उसको हम कहते हैं सेंटेंस। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन है। इसमें, इस कंडीशन में नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जहां भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे, ठीक है। यही कारण है कि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आता है। यही कारण है कि फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं आता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन आपस में नहीं है। जैसे यहाँ देख लीजिए क्या दिया है, एक एग्जांपल यहाँ हम लिखते हैं आपके लिए। सपोज ये फ्रेज का एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं लुक इनटू। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है? जस्ट एक फ्रेज है। अब ये फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है? इसमें लुक जो है वर्ब है, बट इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। इनटू क्या है बच्चा? प्रीपोजिशन। इसका फुल मीनिंग है, बट ये क्या है? ये फ्रेज है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं या फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब से बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा आगे। इसी तरीके से फ्रेज, जब भी आप फ्रेज को जोड़ेगा ना तो फ्रेज का अपना पूरा फुल मीनिंग नहीं होता है कभी भी, वो सेंटेंस में जाके अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट करता है, ठीक है। वैसा ही हम क्लॉज के साथ है। क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक क्लॉज होता है मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप मेन क्लॉज की बात करेंगे तो मेन क्लॉज का मतलब होता है कि जो अपना पूरा मीनिंग देता है, ठीक है, जिसका पूरा मीनिंग, कंप्लीट सेंस के साथ आता है, उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं वैसे क्लॉज को जिनका कभी भी पूरा मीनिंग नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है बच्चा मेन क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये इस पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज रख दिया गया है। इसको आप दूसरे भाषा में सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं इसको हम लोग अपने हिसाब से, ठीक है। चूंकि इसमें इसका जनरली स्टार्टिंग जो होता है वो किससे होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि दैट, वही बिकॉज,
सिंस, एज, दैट, इन सब से शुरू होता है। यही कारण है कि उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ना कंजंक्शन को पढ़ते हैं आपके आने वाले कंपटीशन के एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, हम लोग बेसिकली कंजंक्शन को अगर बुक के हिसाब से पढ़ने जाएं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको पढ़ते पढ़ते। ठीक है ना, हम लोग इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे उसको उसके हिसाब से जिसमें हमको इसको जरूरी है, जिसमें हमको इसको अप्लाई करना है, जहाँ पर हमको ये लगाना है कि हमको यहाँ इसको देखना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंजंक्शन को आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ कंजंक्शन में। आज जो है इसमें आप आपकी देखिएगा एडवर्सरी कंजंक्शन, जिसको कहते हैं कंजंक्शन दैट शोज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विपरीत, विरोध, जो कह लीजिए आप का मतलब सेम है। विपरीत कहने का मतलब है कि जब भी आप इन सभी कंजंक्शंस का यूज करके आप सेंटेंस में जोड़ने का काम कीजिएगा, दो सेंटेंस को जोड़िएगा, तो उसमें एक सेंटेंस जो होगा आपका पॉजिटिव आइडिया शो करेगा, दूसरा सेंटेंस जो है आपको निगेटिव आइडिया को शो करेगा। ठीक है, कंडीशन सीख लीजिए। कंट्रास्ट का मतलब होता है कंट्रास्ट या कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्टरी sentences means that one part of the sentence will be affirmative and other part will be negative। ठीक है, जब भी आप ऐसा कंडीशन या इसको एकदम बेसिकली समझ लीजिए, कंट्रास्ट या कंट्राडिक्शन इस दोनों का मतलब ही होता है कि इस सेंटेंस में एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका एक पार्ट अफर्मेटिव होगा, दूसरा पार्ट जो होगा बच्चा वो क्या होगा, निगेटिव। यानी कि एक पार्ट जो होगा वो कंप्लीट अफर्मेटिव, यानी एक पार्ट जो होगा आपका सकारात्मक भाव का होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, नकारात्मक भाव का। यानी एक ही कंडीशन में दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया एडवर्सेटिव। एडवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। एडवर्स का मतलब होता है विरोध, क्या विरोध, जहां पर विरोध जताया जाए, क्या जताया जाए, विरोध हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल तो समझते हैं कैसे। ठीक है, एग्जांपल देखिए यहां पे, जैसे कहे आपको कि he studied hard, he studied hard but failed। ये स्टडीड हार्ड बट फेल, उसने बहुत पढ़ाई की, उसने क्या किया, बहुत पढ़ाई किया, बट फेल हो गया। क्या हो गया, बट फेल हो गया। यानी कि एक तो पॉजिटिव सेंस में है, दूसरा क्या हो गया, निगेटिव सेंस में चला गया। ठीक है, कंडीशन यही है। कंट्राडिक्शन शो करे। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जिसमें आपको एक का उल्टा दूसरे तरफ दिखाया जाए, एक पार्ट का उल्टा दूसरे पार्ट में दिखाया जाए, उसको कहते हैं कंट्राडिक्टरी। चलिए ठीक है, अब आपके मन में ये चल रहा होगा सर इन सब का मतलब क्या है। अगर मतलब बता दिया जाए तो बेसिकली सब लोगों को पता है कि कैसे कहां किसको यूज करना है। ठीक है ना, देखिए बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। येट को कहते हैं पर, बट जो है बट इसका मतलब होता है लेकिन। ठीक है, येट इसको कहते हैं पर। नेवरदलेस, नेवरदलेस या नॉनदलेस, इन दोनों का मतलब होता है शायद यद्यपि। इन दोनों का मतलब क्या होता है बच्चा, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि, फिर भी। क्या कहते हैं इसको, फिर भी। हाउएवर, आपके सामने भी एक है हाउएवर, इसका मतलब होता है हालांकि। ठीक है, यहां पर देखिए आपको दो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब जिसको आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। ऑल्दो और दो, ऑल्दो और दो, इनको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, ऑल्दो या दो, इन ये दोनों के दोनों जो है ना, दीज आर इंटरचेंजेबल, दीज आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है जिनको आप एक दूसरे की जगह रख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन एकदम स्पष्ट है।
इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह रख सकते हैं। ऑल्दो की जगह दो लिख सकते हैं, दो की जगह ऑल्दो लिख सकते हैं। कहानी बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, कहानी बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका जो सिचुएशन रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। एक कंडीशन में आपको सही बताएगा, एक कंडीशन में ठीक उसका उल्टा यानी उसका विरोध करेगा, निगेटिव बताएगा। ठीक है, तो कंडीशन यही है इसका। अब चलते हैं हम लोग एक और टॉपिक इसमें पढ़ लेते हैं जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको होता है। अक्सर आप लोग उसमें बहुत ज्यादा डाउट फंसते हैं। डाउट ये आता है कि सपोज कीजिए सर आपको बिकॉज, सिंस और एज तीनों सेंटेंस में कारण बताने का काम करते हैं। क्या तीनों सेंटेंस में क्या करते हैं? कारण बताने का काम करते हैं। फिर इसका यूज कहां करना है? ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए कंजंक्शन एज, बिकॉज एंड सिंस show reason and can be used anywhere to show the reason of an action in a सेंटेंस। देखिए एज, बिकॉज और सिंस तीनों का मतलब सेम है। तीनों का काम होता है कारण बताना, किसी काम का कारण बताना। ठीक है, सेंटेंस में आप ऐसा नहीं है कोई आपको कह दे कि हमको प्रॉपर्ली बताओ कि एज का यूज कहां है, बिकॉज का यूज कहां है, सिंस का यूज कहां है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ वो खुद है। क्योंकि एज, बिकॉज और सिंस तीनों को अगर हिंदी में कहते हैं तो कहते हैं क्योंकि। क्या कहते हैं तीनों को? कहते हैं क्योंकि। तीनों का काम है कारण बताना, रीजन बताना। ठीक है ना, और तीनों में से हम किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं। न मेरा एज रखेंगे तो गलत होगा, न मेरा बिकॉज रखने पे गलत होगा, और न ही मेरा सिंस रखने पे गलत होगा। जैसे हम यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल दिखा दें, जैसे अगर हम आपको यहाँ पर क्या दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखा दें, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल एज ही वाज इल, एज ही वाज इल, he could not, yeah, he couldn't attend the class. As he was, he could not attend the class. दूसरा, he couldn't attend the class because he was ill. और तीसरा, since he was ill, he could not attend the class. ठीक है, ध्यान समझ लीजिए इस चीज को। कंडीशन तीनों सेम है, तीनों में कारण बताने का काम चल रहा है। ठीक है, और तीनों में हम किसी को भी किसी की जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको बस डाउट देने के लिए, किसके लिए? आपको बस डाउट देने के लिए आपसे पूछता है कि हम कहां इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, अब 1 या 2 क्लास में इसको खत्म कर दिया जाएगा, ताकि आपको 18 तारीख को जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कंजंक्शन में कोई भी ये डाउट ना रह जाए कि सर कहां पर किस कंजंक्शन का यूज है, कहां कैसे है, आप पता है नहीं। ठीक है, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए इस चीज के बारे में।